अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी मैम। जितना सिलेबस बच्चों आपको करवाया हुआ है बस वही आपने तैयार करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स कल पूछ रहे थे कि 7 चैप्टर था, आई थिंक उसके सिर्फ 8 सवाल हैं, तो 8 सवाल ही आपने करने हैं। और 1.2 भी मेरा ख्याल से नहीं है, उसको भी छोड़ दें। ठीक है, तो जितना कोर्स आपको करवाया हुआ है वही आपने करना है। इसी तरह से 8 चैप्टर में भी मेरा ख्याल है 8.2 थी, जिसमें हमने कुछ सवाल जो है वो छोड़े हैं, वो सवाल भी नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको नहीं करवाई उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जो आपको प्रॉब्लम आती है उसको आप नोट करके रख लें, तो इंशाल्लाह 20 जनवरी के बाद जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे या कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे किसी दिन प्रॉब्लम को मैम डिस्कस करने के लिए। जी मैम जिस तरह मैंने आपसे पूछा था 7 चैप्टर का, क्योंकि आपने 8 क्वेश्चंस ही कहा था, हाँ, वही मैंने कहा है कि एट आई एट थी वो एट क्वेश्चन है, बस वही करने हैं आपने। और इसी तरह से 1.2 भी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी एक स्टूडेंट का आया भी है मैसेज, 1.2 भी हमने नहीं की हुई, तो वो भी यस नहीं मैम। करनी। ठीक है, 1.2 भी नहीं करें। और जो 7 चैप्टर आई थिंक उसके 8 सवाल है, तो 8 ही रहने दें। और इसी तरह 8.2 भी है मेरा ख्याल से, उसमें भी आपकी कुछ आवाज नहीं आ क्वेश्चन रही। हैं जो हम 8.2 के क्वेश्चंस भी हैं जो हमने नहीं किए हुए। यस मैम। ठीक है? हाँ, और मैम जिस तरह मतलब कि हमारे ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं सारे चैप्टर्स की एग्जांपल्स करनी है। एग्जाम्पल्स करनी होती हैं क्योंकि वो तो क्वेश्चन के साथ ही होती है ना एग्जाम्पल्स। जी। तो एक और चैप्टर था, चैप्टर 6 आई थिंक, डिटर्मिनेंट्स वाला 6 चैप्टर है, यस मैम। जिसमें यस आप मैम 6 है। प्रूफ का पूछा हुआ था कि मिस उसके प्रूफ करने के, नहीं तो उसके प्रूफ भी रहने दें। ठीक हो गया, यस उसके मैम ठीक प्रूफ भी मत है। कीजिएगा। ठीक। और मैम जिस तरह हमारे पेपर में कोई चॉइस होगी या नहीं? नहीं, पेपर में चॉइस कोई नहीं है, और इस दफा जो पेपर है वो भी 50 मार्क्स का बन रहा है। जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो ये हैं कि 50 मार्क्स का पेपर है। उसमें आपके 4 लॉन्ग हैं। 4 लॉन्ग का मतलब है कि 5-5 नंबर के 4 लॉन्ग है, 20 नंबर का वो पोर्शन है। इसी तरह जो यस शॉर्ट मैम। क्वेश्चन है वो हमारे 10 हैं। उसका मतलब है कि 2 नंबर का एक है, तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन 10 हैं, और जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास 10 हैं। ठीक है, तो 50 मार्क्स का पेपर जो है वो इस दफा बन रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो आई हैं वो यही आई हैं कि 10 आपके एमसीक्यूज हैं और 10 ही शॉर्ट्स हैं। ठीक है, हर शॉर्ट जो है वो 2 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स ये हो गए। और 4 लॉन्ग है। 4 लॉन्ग का मतलब है कि हर लॉन्ग जो है वो 5 नंबर का है, तो यहाँ से आपके पास 20 मार्क्स हैं। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर है। जैसे मैंने आपको फाइनल पेपर भेजे थे इसके यस मैम। फर्स्ट पेपर, बिल्कुल वही वाला प्रोसेस, उसी तरह से बिल्कुल मेथड है। ठीक हो मैम गया? ये कितने जो लॉन्ग स्टूडेंट हैं? क्वेश्चन हाँ, मैम जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 आने हैं, ये 4 के 4 इसी तरह आएंगे? ये इनमें कोई चॉइस होगी कि ये वाला नहीं, या ये चॉइस वाला कर कोई लो? नहीं, चॉइस पेपर में बच्चे होती ही नहीं है। ये जो हमारा है ना सेमेस्टर सिस्टम, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ओके मैम। चॉइस कोई नहीं है।
जो आपको पेपर दे दिया वो आपने सारा सॉल्व करना है, ठीक है। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज ही मैम कट टाइम रही है। कितना होगा? टाइम हुआ है 10:06। नहीं मैम, पेपर में कितना टाइम होगा? अच्छा, पेपर में टाइम कितना? पेपर का जो टाइम है वो 2 घंटे का है। टाइमिंग अभी नहीं पता चली ना मैम कि कितने बजे स्टार्ट होगा। नहीं, ये नहीं पता चला, बस ये आया कि 2 घंटे का और 50 मार्क्स का है। ओके मैम मैथ तो लंबा भी बहुत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या होता है? क्वेश्चन इतने लंबे लंबे होते हैं, सॉल्व करने में तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे बहुत है एक पेपर सॉल्व करने के लिए। फाइनल पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन जो मिड टर्म है वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि 2 घंटे की है मिड टर्म। ये नहीं, फाइनल मिड टर्म भी पेपर तो जो है वो फाइनल जैसे ले रही है। फाइनल पेपर बस 60 मार्क्स का इतना फर्क है। फाइनल वो तो पेपर होता है ना। 14 स्टूडेंट्स आए हैं, 60। 10 मिनट के लिए घंटा लग जाता है, इसलिए उन्होंने घंटा ज्यादा दिया हुआ है। ओके जी, हम कल बायनोमियल थ्योरम पढ़े थे। बायनोमियल थ्योरम में मैम आपको मेरी आवाज सही आ रही है? आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। मैम आपकी कट रही है मुझे। पता नहीं, अब नेट तो यहाँ पे सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं, बाकी अब पता नहीं। आज जब से ये लाइट गई है ना, तब से वैसे इशू आ रहा है नेट का। मैंने तो ये देखा है कि ये जब जैसे सारे मुल्क की लाइट चली गई थी उसके बाद से लाइट भी खराब हो गई है, काफी देर लाइट जाती है और साथ में नेट का भी इशू आ रहा है, लेकिन सिग्नल यस मैम, ऐसे ही हो रहा है। इस वक्त तो सिग्नल पूरे आ रहे हैं। चले शुरू करते हैं। अगर नहीं भी समझ आ रही तो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज देनी है इंशाल्लाह। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, कल हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था। 2 तरह के सवाल अभी तक हमने किए हैं। एक था कि पूरे के पूरा जो आपको एक्सपेंशन मैम है जी। मैम मैं ये कह रही थी कि अब जिस तरह हमने आगे चल हम 11 कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगी? रिवीजन भी करनी है, रिवीजन का अभी तो टाइम नहीं होगा, 20 जनवरी के बाद देखते हैं। अगर रिवीजन करनी है तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। यस मैम फिजिकली ले लेंगे हम एक्स्ट्रा क्लास। फिजिकली तो आना ही है ओके ना। मैम ले लेंगे। फिजिकली तो आपका अभी ऑफ है। 1 फर्स्ट को आपने सिर्फ पेपर देने ही आना, उससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बुलाया जाएगा। अगर मैम आपने इसे क्लास बुलाना चाहिए, एक दफा बता दें सब कुछ। एक दफा में भी हो सकता है बुला लें, लेकिन अगर आपने कोई चीज रिवीजन करनी है या कोई आपके प्रॉब्लम्स है तो उसकी हम कोई एक्स्ट्रा क्लास किसी भी टाइम पर रख लेंगे। जरूरी नहीं है कि इन्हीं डेज के ऊपर मैम ले लें। और हो यस सकता है। मैम आप पेपर से मैम हमें ना 2 संडे को घंटे मत लीजिएगा बस। पेपर से 2 घंटे पहले ले लूं, हाँ ये वही होगा। नो नो मैम नो। मैम। नो मैम पेपर से ना 2 घंटे पहले हमें बुला लीजिएगा, जो हिंट होगा वो हमें दे दीजिएगा पेपर का। अच्छा जी, मैम वही करवा दीजिएगा मैम। ठीक है। अच्छा जी, बायनोमियल थ्योरम हमने शुरू किया था कल। बायनोमियल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि एक तो हमें ये गिवन हो कि अगर कोई n की पावर है और पूरे के पूरे पूरा एक्सपेंशन हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, ठीक है, वो सारा हमने देख लिया। और दूसरी बात जो हमने कल की वो ये थी कि अगर हमने बायनोमियल एक्सपेंशन में से सिर्फ एक टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, सिर्फ एक टर्म फाइंड करनी है, तो वो टर्म कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। ये 2 चीजें जो थी, जर्नल टर्म कैसे लिखते हैं वो वाली टर्म हमने देख ली थी। तो ये कुछ सवाल है जो अभी इन्हीं 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है। सवाल है जी, सवाल नंबर 7 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 है और डिवाइडेड बाय है y पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन हमारी कौन सी है, 2y ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y, पावर कितनी है 10, ठीक है। हमने इसके एक्सपेंशन में से ये जो पावर 10 वाली टर्म है, इसकी एक्सपेंशन में से सिर्फ एक टर्म फाइंड करनी है, और वो टर्म कौन सी है जिसमें x की पावर डिवाइडेड बाय y की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है 4, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेंशन के लिए टर्म गिवन है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो किसकी वैल्यू होती है, वो a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2y ओवर x
जो सेकेंड टर्म है वो b की वैल्यू है, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस साइन b के साथ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y, क्योंकि बायनोमियल में बायनोमियल थ्योरम जो है वो किस फॉर्म में होता है, वो हमारे पास होता है इस फॉर्म में कि a प्लस b की फॉर्म में, ठीक है। a प्लस b की फॉर्म में हमारे पास बायनोमियल थ्योरम होता है। ऐसे आप लिखते हैं कि a प्लस बी की पावर n। तो अगर दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, अगर दरमियान में नेगेटिव साइन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो वो b की वैल्यू में शामिल करेंगे आप, ठीक है। b की वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। n हमारे पास कितना है, जितनी पावर है n हमारे पास कितना है इस वक्त 10। a की वैल्यू, b की वैल्यू और n की वैल्यू, ये तीन टर्म्स हमें गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसमें से इसके एक्सपेंशन पूरा एक्सपैंड नहीं करना, बल्कि सिर्फ एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x की पावर 11 हो डिवाइडेड बाय y की पावर कितनी हो 4, ठीक है। तो हम जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म या ये r+1 टर्म कहलाती है, किसके बराबर होती है, tr+1 बराबर है किसके, NCR। NCR a की पावर में क्या नंबर आता है n-r, और b की पावर में क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लें कि ये हमारे पास NCR a की पावर कैसे आती है कि इन्हीं दो नंबर को आपने माइनस करके लिखना है। ये दो नंबर कौन से हैं, n और r, इनका डिफरेंस n-r। a की पावर में n-r आएगा और b की पावर में यही वाला नंबर जो r नंबर है ये हमारे पास b की पावर में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो a, b और n की वैल्यूज जो हमें गिवन है, ये वैल्यू इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू मौजूद नहीं है, a की वैल्यू है 2y ओवर x, 2y ओवर x, इस पूरे की पावर कितनी होगी 10 माइनस r, क्योंकि n हमारे पास 10 है, 10 माइनस r। इसी तरह से b की वैल्यू अब लिखनी है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y, ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म की पावर कितनी है r, क्योंकि b की पावर है r। अब हमने क्या करना है, ये कल वाले से थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसमें अब आपको क्या करना होगा, जो हमारे पास x की जितनी भी टर्म्स आती हैं, ठीक है, x की जितनी भी टर्म्स हैं, उन सारी टर्म्स को हमने क्या करना है, एक ही जगह कंबाइन करके उसकी पावर्स को लिखना है। इसी तरह से अगर हमारे पास y की टर्म एक से ज्यादा दफा आई हुई है, y हमारे पास एक से ज्यादा दफा अगर आ गया हुआ है, तो y को भी हमने क्या करना है, एक ही जगह उसकी पावर्स को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। इस वक्त देखें हमारे पास y कहाँ पर है, y हमारे पास इस वाली टर्म के अंदर भी y आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी y मौजूद है, यहाँ पर भी y मौजूद है। इसी तरह x जो है वो इधर भी मौजूद है, x यहाँ पर भी है। तो आपने क्या करना है कि x और y की पावर्स को इकट्ठा करके एक ही जगह लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, 10 CR सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, 10 CR ऐसी रहेगा। इनमें से हर एक की, चूंकि ये जो टर्म्स हैं आपस से मल्टीप्लाई हुई हैं, हर टर्म को आप क्या कर दें, अलग अलग कर दें, हर पावर को, हर टर्म की जो पावर है उससे अलग कर दें। 2 की पावर भी 10 माइनस r है, ठीक है, यहाँ से y की पावर भी 10 माइनस r है। अब ये वाला x जो है ये डिनोमिनेटर में है, इस x को अगर आप ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये पावर जो है ये नेगेटिव हो जाएगी। इस वक्त हमारे पास x की पावर कितनी है, जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में होगी उसकी पावर कैसे होगी, इस पावर का नेगेटिव, ठीक है। तो x की पावर कितनी होगी -10 प्लस r, -10 प्लस r, इसका ये चीज है क्या, इस वक्त आपको गिवन है 1/x, ठीक है। इस वक्त आपको ये फॉर्म गिवन है 1/x गिवन है। बाकी तो हमने लिख लिया, 2 की पावर भी 10 माइनस r कर दिया है, y की पावर भी 10 माइनस r कर दिया। अब हमारे पास 1/x है, 1/x की पावर है 10 माइनस r, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहली बात के 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। जितनी भी आपके पास इस वक्त वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर्स को आपने ऊपर लेकर आना है, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है 10 माइनस r, 10 माइनस r, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा x की पावर कितनी हुई -10, माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ और प्लस r, ठीक है। तो जो टर्म डिनोमिनेटर में मौजूद हो
उसकी पावर के लिए आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है -10 + r। ये हमने ये वाली टर्म सॉल्व की, हर इसमें जितनी भी वैल्यू आई हैं, 2 था, y था, x था, हमने इन सब की पावर को अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए दूसरी टर्म के ऊपर। ये हमारे पास -x² ओवर y, इस पूरी टर्म की पावर कितनी है, r है। इसका क्या मतलब है कि -1 माइनस इस माइनस की पावर भी r है। ठीक है, तो अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये -1 है। ठीक है, -1 की पावर भी r है। यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी, ये 2 और r मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी, x की पावर 2r। इसी तरह से ये जो y है ये डिनोमिनेटर में है, y की पावर कितनी होगी, y की पावर होगी -r। ठीक है, इस y को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, y की पावर -1, और y की पावर -1 जब r के साथ मल्टीप्लाई होगी तो y की पावर -r हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ ये बात नोट करने की है कि जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर पर आती है, ठीक है, बटे के नीचे जो टर्म आती है उसकी पावर के साथ उसको सॉल्व करते हुए आपने पावर के साथ नेगेटिव साइन लगाना होगा। जैसे x की पावर बनती है, यहाँ से चूंकि x डिनोमिनेटर में है तो x की पावर आएगी -10 + r। इसी तरह से ये जो y है ये डिनोमिनेटर में है, y की पावर कितनी आएगी, -r। ठीक है, जितनी भी टर्म्स थी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, हमने उनको अलग अलग सॉल्व किया है, अलग अलग हर टर्म की पावर लिखी है। इवन के जो ये माइनस साइन है इसकी पावर भी कितनी है, इसकी पावर भी r है। ठीक है, अब देखें यहाँ से आपने क्या करना है कि जो x वाली टर्म्स हैं और जो y वाली टर्म्स हैं, ठीक है, x वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो है 10 CR, ये कांस्टेंट टर्म ऐसी आ जाएगी। ये हमारे पास है 2 की पावर 10 -r, ये टर्म भी ऐसी आ जाएगी। यहाँ से -1 की पावर r है, इस टर्म को भी हमने अलग कर दिया है। ठीक है, बाकी टर्म्स हमारी कौन सी रह गई हैं, x और y वाली। ठीक, x की ये वाली वैल्यू है, x की पावर हमारे पास कितनी है, x की पावर है यहाँ पर 10 -r, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की पावर है 2r। आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो आप पावर्स को जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा x, यहाँ पर पावर लिखी -10 + r, और इसमें ऐड कर दी पावर कितनी, 2r। ठीक है, बेस सेम थी, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, इनकी पावर्स को हम जमा कर सकते हैं, -10 + r और +2r। इसी तरह से y की वैल्यू, y में हमारे पास कितना है, y की पावर यहाँ पर है 10 -r, ये वाली एक y की टर्म है, इसको आपने कंबाइन करना है y की इस टर्म के साथ। ठीक है, तो y की पावर है 10 -r, और यहाँ से y की पावर कितनी है, -r। बेस सेम है दोनों की, पावर्स को आप जमा कर सकते हैं, 10 -r और -r। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो x था ये इधर भी था और इधर भी था, हमने इसको कंबाइन करके एक ही टर्म के अंदर लिख दिया। इसी तरह से जो y की टर्म्स थी यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, उन दोनों को हमने क्या किया, बेस सेम थी चूंकि, पावर्स को हमने ऐड करके लिख दिया है। अब आपके पास कोई भी x ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई भी y ऐसा मौजूद ना नहीं होना चाहिए जो हमने यहाँ पर कहीं सेपरेट करके लिखा हो। ठीक है, जितनी भी x की टर्म्स हैं, जितनी भी x की पावर है, उनको आपने कंबाइन करके लिखना है, जितनी भी y की पावर्स हैं उनको आपने कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको अगर आप ठीक तरह से कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ से r की सही वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमारा काम क्या है, ये पहली टर्म्स तो सेम आ रही है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर आया x की पावर -10, r और 2r ऐड होकर कितने हो गए, 3r हो गए। y की पावर कितनी आई, 10, और -r कितने हो गए, -2r हो गए। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने जर्नल टर्म लिखी है जिसमें हमारे पास a मौजूद था, b मौजूद था और n की वैल्यू थी, r की वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं आई। ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म आई। अब क्या करना है, टू फाइंड द कोफिशिएंट, हमने कौन सा कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसमें x की पावर 11 हो डिवाइडेड बाय y पावर 4 हो। ठीक है, डेट इज, अब जो ये पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में है आप इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक, हमारे पास क्या होना चाहिए कि x की पावर कितनी है, 11, और y की पावर कितनी है, -4। हमें एक ऐसा कोफिशिएंट चाहिए,
इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से हमने एक ऐसा कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसमें x की पावर 11 हो और y की पावर कितनी है -4। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टर्म आपके पास बटे में होगी, जैसे कि अगर इस तरह के आपके सवाल मौजूद हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर हमने एक ऐसा कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसमें हमारे पास 1/x की पावर 5 आए। ठीक है, ये चीज आपको गिवन होती है कि आपने कौन सा कांस्टेंट फाइंड करना है। इसका मतलब है कि ये x की पावर 5 नहीं है, बल्कि ये x की पावर कितनी है -5। ठीक है, आपने जो भी आपको यहाँ पर टर्म गिवन है जिसका आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है, आपने क्या करना होगा, उसको पावर अगर डिनोमिनेटर में आ गई है तो उसको आप उठाकर ऊपर लेकर आए। ठीक है, जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से आपने फाइंड करना था x की पावर 11, y की पावर 4। ठीक है, 1/y की पावर 4 है, y को आप ऊपर लेकर आए, y की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल आता है तो भी आपको क्या करना है, x की पावर -5 वाली टर्म कैलकुलेट करनी है, 5 वाली नहीं करनी। ठीक है, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 बाय -4 वी पुट, हम क्या पुट करते हैं, ये जो x की पावर है हमें कितनी चाहिए, x की पावर हमें चाहिए 11। ठीक है, x की पावर हमें 11 चाहिए, तो जो इक्वेशन नंबर 1 में x की पावर है वो कितनी है -10 + 3r। हमें इसकी जगह क्या चीज चाहिए, हमें इसकी जगह 11 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पावर को -10 + 3r को किसके बराबर पुट करेंगे, 11 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, x की जो मैम पावर हम, कैसे? हाँ कैसे पुट करेंगे, मैम पावर नहीं, मैम पावर को एक दूसरे के इक्वल करके कैसे 11 आ सकता है? देखिए ना, हमें हमें ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमें क्या करना है, हमें इस वक्त यहाँ पर r मौजूद है, असल काम हमारा ये है कि r की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए x की पावर 11 बन जाए। ठीक है, इस टर्म में से ये r की अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, हमें r की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए यहाँ पर x की पावर 11 आए। ठीक है, जब ये पावर हमने 11 लेकर आनी है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास x की पावर है इक्वेशन नंबर 1 में, इस पावर की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, इस पावर की जगह हमारे पास पावर 11 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि -10 + 3r को बराबर पुट कर देंगे किसके, 11 के। ठीक है, इसी तरह से y की पावर कितनी चाहिए, y की पावर चाहिए -4। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो y की पावर है वो कितनी है, 10 - 2r, उसको हम बराबर पुट करेंगे किसके, -4 के। जो पावर आपको चाहिए है x की या y की, जो पावर आपको चाहिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में जो x की पावर है उसको उसी पावर के बराबर कर दें। जैसे कि इस वक्त हमें x की पावर 11 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x की पावर आ रही है -10 + 3r, उसको हम 11 के बराबर पुट कर देंगे। y की कौन सी पावर है, y की पावर है -4, तो हम क्या करेंगे कि 10 - 2r को -4 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ से हमारे पास आएगा 3r बराबर है 11 + 10, 3r की वैल्यू आई 21, r की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसको सॉल्व करते हैं, जो y के लिए हमने लिखा था वो होगा 10 + 4 = 2r हो जाएगा, 14 2r के बराबर है, r की वैल्यू कितनी आई 7। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम x और y ये दोनों पावर्स को एक ही साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो r की वैल्यू दोनों के लिए सेम आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी r की वैल्यू 7 है और यहाँ पर भी r की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। हमारा काम क्या है कि r = 7 हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, r = 7 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास आएगा 7 हमने पुट किया, यहाँ पर था r, 7 + 1 हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा, -1 की पावर 7, 2 की पावर 10 - 7। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि जो x की पावर है वो कितनी है, -10 + 3r, हमने पुट किया है कि ये टर्म किसके बराबर है, 11 के बराबर है। आप डायरेक्ट इसे पुट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर r की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि चूंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या की थी कि -10 + 3r 11 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर x की पावर 11 आएगा। और y की टर्म के लिए 10 - 2r किसके बराबर लिखा था, -4 के बराबर। तो यहाँ पर 10 - 2r की जगह आप क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने देख लियो कि कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा 10c7। ठीक है, 10c7 ये कैलकुलेट होता है। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 10c7 10 फैक्टोरियल अगर फार्मूले के साथ करें, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय जो नीचे टर्म है 7 इसका फैक्टोरियल है, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस 10 - 7 का फैक्टोरियल है। इसको आप खैर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 10 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, 7 फैक्टोरियल तो लेकर के 7 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हुआ, 3 फैक्टोरियल। हमारे पास इस 8 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ। 8 को मल्टीप्लाई करने से पहले जो आंसर आ रहा है वो हमारा इसका फैक्टोरियल का आंसर, ये आंसर आ रहा है -120। ठीक है, इस फैक्टोरियल इस कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है 120। 10 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, 3 और 4 मल्टीप्लाई 12 और 120। ठीक है, 10c7 का आंसर 120 आता है। ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, इसको ये फार्मूला लगाकर नहीं करना। ठीक है, 10c7 का आंसर 120 आ जाएगा। -1 की पावर 7, -1 की पावर एक ऑड नंबर है इसलिए माइनस साइन साथ में आएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, x पावर 11, y पावर -4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है -960, x पावर 11, y पावर -4। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ x पावर 11, y पावर -4 का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, पूरी टर्म हमने नहीं लिखनी, बल्कि जस्ट क्या करना है कि x11, y -4 का कोफिशिएंट लिखना है। मतलब कि इसके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आई है ये इसका कोफिशिएंट है। thus the coefficient of x11 y -4 is -960। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ पर पूछना हो, क्योंकि एक ही तरह के सवाल है ये। यस मैम, ये तो हम करते हैं फ्रैक्शन में, जो 10/7 लिखा होता है, आप कहते हैं कि 10c दबाकर उसके बाद आप 7 क्लिक कर दिया करो कि आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले तो हम इस तरह करते हैं, फ्रैक्शन में हो तो हम इसे पॉइंट्स पे आंसर। आधी बात हेलो आपकी मैम, समझ आई है, बोले। मैं कह रही हूँ पहले हम फ्रैक्शन में कोई चीज होता था उसका आंसर निकालने के लिए पॉइंट्स पे आंसर आता है मैम, हाँ, लेकिन जो 10 सी दबाकर हम 7 से आंसर निकालते हैं, इसकी समझ नहीं आई। ये कॉम्बिनेशन है ना 10c7। ठीक है, 10c7 अगर आपने फाइंड करना है तो मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेटर में एक की मौजूद होती है जिसपे क्या लिखा होता है, n लिखा होता है, c लिखा होता है और r लिखा होता है। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करें। n की वैल्यू इस वक्त आपने 10 डालनी है, c को प्रेस करना है और r की वैल्यू कितनी डालनी है 7। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आना चाहिए 120। अगर कैलकुलेटर आपके हाथ में है तो आप इसको यहाँ पर चेक कर लें कि 10c7 के लिए ये वाली की आपने यूज करनी है। n की वैल्यू 10, c वाली की को प्रेस करें, फिर r की वैल्यू 7 डालें। ठीक है, पहले आपने n फिर c की को प्रेस करना है, फिर r की वैल्यू 7 लिखनी है, तो आपके पास आंसर 120 इस वक्त आना चाहिए। आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है। बस इसको आप इसी तरह से 120 लिखें। सिर्फ ये वाला जो मैंने काम किया हुआ है, मैंने इसको फार्मूला कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि कैलकुलेटर दूर था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लिया। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप डायरेक्ट इधर से वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, मैं वही पूछ कि हम इसे 10c मतलब कि 10cr क्यों कहते हैं। हम इसे पहले तो हम फ्रैक्शन में कोई भी आंसर होता था तो हम उसे कहते थे पॉइंट्स पे आंसर आएगा, लेकिन हम इसे स्पेशल इसी चीज को हम क्यों कहते हैं अब यहाँ पे कि बड़ी क्लासेस पे जाके एनसीआर हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन बन रही है ना हमारे पास। कॉम्बिनेशन जितने भी हमारे पास कांस्टेंट आते हैं इधर, जो बाइनोमियल के अंदर हमारे पास कांस्टेंट आते हैं, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम एक और बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे, वो फर्क है।
यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास नंबर है 10, ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब ये पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, कोई नेगेटिव आ जाता है या आपके पास कोई फ्रैक्शन में आंसर आता है, ठीक है, आप फ्रैक्शन की इस वक्त बात कर रहे हो, जो यहाँ पर फ्रैक्शन का अगर हमारे पास पावर जो है वो फ्रैक्शन में आती है, जैसे कि 1/2 आ जाता है, 3/2 आ जाता है, तो उसके लिए हम बायनोमियल सीरीज जो है वो अलग एक और हमारे पास सीरीज है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है, जब ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहाँ पर लाजमी तौर पर कॉम्बिनेशन आ रही होती है, इधर इस वक्त फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक। ओके। नेक्स्ट है जी, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स मौजूद ना हो, इसकी एक्सपेंशन में से एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर एक्स मौजूद ना हो, इंडिपेंडेंट हो एक्स से, ठीक है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आपकी जो टर्म आनी चाहिए उसके अंदर एक्स मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर क्लियर कर लें क्योंकि इस तरह के एक आध सवाल और भी हैं। ऐसी टर्म हमने फाइंड करनी है इस एक्सपेंशन के अंदर से जिसमें हमारे पास x मौजूद ना हो, ठीक है, x से इंडिपेंडेंट हो। अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x है, मतलब कि x की पावर 1/2, ठीक। b किसके बराबर है, 1/x स्क्वायर के। हमारे पास n क्या है, अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू कितनी है 10। जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तो लाजमी तौर पर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। हमने जनरल टर्म लिखी TR+1, NCR लिखा, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। ये फार्मूला आपने ठीक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर गलती तो फिर पूरी गलती हो जाएगी। NCR इन दोनों को आपने माइनस करके a की पावर में लिखना होता है और b की पावर यही वाला r लिखना होता है। n की वैल्यू है 10, ठीक है। 10 हमने वैल्यू डाली, जहां जहां n है उधर उसकी जगह 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, इसकी पावर टोटल कितनी हो जाएगी, a की पावर हमारे पास है 10 माइनस r, और b किसके बराबर है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर की पावर कितनी है r है, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि x कहाँ कहाँ पर है, x इस टर्म के अंदर भी है, x इस टर्म के अंदर भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, x की सारी पावर्स को इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। 10 CR है, x की पावर यहाँ से कितनी बन जाएगी 10 माइनस r/2, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 10 माइनस r/2, ये x की पावर यहाँ से आ गई। यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर है -2, ये जब x ऊपर चला जाएगा तो ये पावर कितनी बनेगी -2, ठीक है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो उसकी पावर जब आप लिखेंगे तो एक माइनस साइन का इजाफा होगा। इस वक्त देखें 1/x स्क्वायर की पावर r है, इसका क्या मतलब है कि x की पावर यहाँ से कितनी आएगी -2r, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद था इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो आप पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस r/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -2r, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 10 माइनस r -4r/2, एलसीएम लेकर यहाँ पर 4 बन जाता है, 10 माइनस 5r/2, ठीक है। x की सारी पावर्स हमने इकट्ठी कर दिया। अब हमने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x मौजूद ना हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास x की पावर आ रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 0 होनी चाहिए। अगर x की पावर 0 है तो ऐसी टर्म क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि x की पावर 0 किसी भी टर्म की पावर 0 के बराबर हो तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 को इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x की ये जो पावर है इसको 0 के बराबर पुट करना होगा, ठीक है। हम लिखेंगे टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, पुट करते हैं 10 माइनस 5r/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 5r 0, r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसका मतलब है कि अगर r की वैल्यू 2 है
तो इक्वेशन 1 से हमारे पास जो टर्म आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आएगा 2 + 1 10c2 x की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने 10 - 5r ओवर 2 को किसके बराबर पुट कर दिया है, 0 के बराबर पुट कर दिया है। 10c2 का आंसर कितना आ रहा है, 45 इसका आंसर आ रहा है। कम्बिनेशन इस पर आप यूज करेंगे अगेन, 10c2 का आंसर कितना आएगा, 45। यहाँ पर अब x की कोई भी टर्म मौजूद नहीं होगी। Therefore, the term independent of x in the given expansion is 45। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 10 हो गया जी। फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब पावर 7। हमने क्या करना है, सिक्स टर्म कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस वक्त n की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, कल हमने ये बात पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन को जब आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, बायनोमियल जो आपको टर्म गिवन होती है उसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, जितनी हमारे पास पावर है उससे एक नंबर ज्यादा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस वक्त हमारे पास कितनी होंगी, 7 + 1 से 8। ठीक है, हमने क्या करना है, 8 टर्म में से सिर्फ एक टर्म कैलकुलेट करनी है। कौन सी टर्म, सिक्स्थ टर्म। जो हमारे पास सिक्स टर्म बन रही है वो टर्म हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। पूरी एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ एक टर्म चाहिए। ठीक है, अब काम वही है, a की वैल्यू हमने x क्यूब लिखी, b की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर x क्यूब है, n कितना है, n 7 है। जनरल टर्म कौन सी है, जब भी आपने एक ही टर्म कैलकुलेट करनी है, चाहे वो सिक्स टर्म हो या आपने कहीं कोफिशिएंट फाइंड करना है किसी टर्म का। ठीक है, जैसे इस वक्त हमने किया कि x पावर 11 है, y पावर -4 है, उसका कोफिशिएंट फाइंड कर लें। जब भी ऐसा कोई काम है तो आपने यहाँ पर जनरल टर्म ही लिखनी है। जनरल टर्म किसके बराबर है, टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए की पावर n - r, b की पावर r। अब चूंकि हमने सिक्स टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर r की हम क्या वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू 5 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिक्स टर्म आ जाएगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ पे r + 1 है। हमने क्या करना है, यहाँ से हमें t6 चाहिए, सिक्स टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास सिक्स टर्म आ जाएगी। ठीक है, एक नंबर कम, सिक्स टर्म चाहिए तो r की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। अगर आपको 8 टर्म चाहिए होती तो आप यहाँ पर r की वैल्यू कितनी पुट करते, 7। ठीक है, जो टर्म चाहिए उससे एक नंबर कम हम यहाँ पर पुट कर देंगे। टू फाइंड द सिक्स टर्म पुट r इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास a भी है, b भी है, n भी है और r भी है। हमने क्या करना है, इन सारों को यहाँ पर पुट करना है। t5 + 1 से हमारे पास t6 आ जाएगा, 7c5, n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 5 है, 7c5 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, x क्यूब की पावर कितनी लिखेंगे, n - r, n 7 है, r कितना है 5, तो 7 - 5 आ जाएगा। b कितना है, 1 ओवर x क्यूब, b क्यूब इसकी हमने पावर कितनी लिखनी है, इसकी पावर हमने r कितना है 5 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड क्या है, 7c5 आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 21। यहाँ से x क्यूब की पावर कितनी है, 2, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। यहाँ से x की पावर -3 बनेगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ऊपर चली जाएगी, -3 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर -15 आएगा। बेस सेम है, पावर्स को आप इकट्ठा कर दें, 6 - 15 -9 21 ओवर x पावर 9। Therefore T6 is 21 over x पावर 9। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया।